हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का चहल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको अदायगी संतुलन के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या होता है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? जैसे किसी भी देश का शेष विश्व के साथ में जो भी वित्तीय लेन देन होता है उसके विवरण को भुगतान संतुलन कहा जाता है। जब हम भारत के संदर्भ की बात करते हैं तो भारत का शेष विश्व के साथ में जो भी वित्तीय लेन देन है उसके विवरण को क्या बोलेंगे? भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लास्ट तक वीडियो में बने रहना। भुगतान संतुलन क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक के रूप में कार्य करता है जो भारत और शेष विश्व के बीच सभी वित्तीय लेन देन का विवरण देता है। इसके कुछ घटक होते हैं, वो आपको समझना है। भुगतान संतुलन किन किन चीजों से मिलकर बनता है। जैसे अगर मैंने कहा भुगतान संतुलन, तो इसको हम डिवाइड करते हैं दो घटकों में। चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता और पूंजी खाता। देखो, जैसे वस्तुओं का आयात निर्यात है तो किस में आएगा? भुगतान संतुलन में आएगा। जैसे भारत है, विभिन्न देशों के साथ में वस्तुओं का आयात निर्यात करता है तो भुगतान संतुलन में आएगा। जैसे सेवाओं का आयात निर्यात है, सेवाओं का व्यापार है, भुगतान संतुलन। जैसे बहुत सारे लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं और रेमिटेंस इंडिया में भेजते हैं, भुगतान संतुलन। तो अभी जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि भारत का शेष विश्व के साथ में जो भी वित्तीय लेन देन है उसके विवरण को क्या बोलेंगे? भुगतान संतुलन बोलेंगे। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, चालू खाता, पूंजी खाता। चालू खाते को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दृश्य खाता। और अभी देखो ना, आप नाम से समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा दृश्य, तो मतलब गुड्स की बात हो रही है। गुड्स, वस्तुओं का आयात निर्यात, वस्तुओं का आयात निर्यात। और जैसे ही मैंने कहा अदृश्य खाता, तो अदृश्य खाते सेवाएं, सर्विसेज। लेकिन सेवाओं के साथ साथ इसमें कुछ चीजें और भी आती हैं। सेवाओं का व्यापार, सेवाओं के व्यापार के साथ साथ में फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, कारक आय, कारक आय, ट्रांसफर पेमेंट्स, स्थानांतरण। तो ये चीजें आती हैं अदृश्य खाते में। तो सेवाओं का व्यापार आप लोग समझ गए होंगे। आपके मन में आया होगा सिर्फ सेवाओं का व्यापार होता कैसे है। कोई पर्सन है, फॉरेनर इंडिया में घूमने के लिए आया, तो ये क्या है? सेवाओं का व्यापार ही तो है। इंडिया कोई सिंगर बाहर अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गया, गाना गाने के लिए गया, तो ये क्या है? सेवा का व्यापार ही तो है। अभी अंबानी के घर में शादी हुई है तो बहुत सारे बाहर से सिंगर इंडिया में उन्होंने परफॉर्म किया, क्या है? सेवाओं का व्यापार ही तो है। इंडिया जाना जाता है मेडिकल टूरिज्म के लिए, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी के लिए, क्या है? सेवाओं का व्यापार ही तो है। कारक आय, कोई पर्सन है बाहर जॉब कर रहा है तो उसकी जो इनकम है वो यहाँ पर आएगी, कारक आय में आएगी। आपने बाहर इन्वेस्टमेंट किया, उससे होने वाला जो लाभांश है वो कहां पर आएगा? कारक आय में आएगा। स्थानांतरण में क्या आएगा? वन वे ट्रांसफर। जैसे बाहर से कोई अनुदान मिला, ग्रांट, जैसे बाहर से कोई गिफ्ट मिला तो वो कहां पर आएगा? स्थानांतरण में आएगा। पूंजी खाते में एफडीआई, एफआईआई, मतलब बाहरी निवेश, या अगर भारत किसी देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो पूंजी खाते में आएगा। इसके साथ साथ जो बाहरी उधारियां हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बाह्य ऋण, तो बाह्य ऋण जो है वो पूंजी खाते में आएगा। और क्या आएगा इसमें? डिपॉजिट्स, सॉरी बैंकिंग, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एनआरआई डिपॉजिट्स, एनआरआई डिपॉजिट्स। कोई पर्सन है, एनआरआई का मतलब आप समझते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसा इंडियन जो इंडियन सिटीजन है लेकिन इंडिया के बाहर किसी कंट्री में काम कर रहा है, तो अपने अकाउंट में जो डिपॉजिट्स करता है उसको बोलते हैं एनआरआई डिपॉजिट्स। तो प्यारे बच्चों, इसको पूरे को मिलाकर जो सब यूज किया था उसको बोलते हैं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदायगी संतुलन। इसमें कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा हमने ये अभी था, ये इसका फ्लो चार्ट है। करंट अकाउंट, चालू खाता, कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। चालू खाते को तीन पार्ट में, दृश्य, अदृश्य, फिर अदृश्य को तीन पार्ट में, सेवा, फैक्टर इनकम, कारक आय, ट्रांसफर्स, गिफ्ट, ग्रांट, रेमिटेंसेस, एम्प्लॉय कंपेंसेशन, इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, वो यहां पर आएंगे। कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई के थ्रू, लोन, बोरोइंग और बैंकिंग कैपिटल, एनआरआई डिपॉजिट। तो इसको मिलाकर बनता है भुगतान संतुलन। अच्छा, एक बार आपकी बात में ये वाला पॉइंट आया होगा कि क्या जो व्यापार करते हैं दूसरे देशों के साथ में, चालू खाता है, पूंजी खाता है, तो इनमें घाटे और अधिशेष की स्थिति भी होती है क्या? तो होती है। अगर ऐसा है कि निर्यात ज्यादा हो रहा है, आयात कम हो रहा है,
मतलब हम बाहर से अपनी वस्तु को बेचकर ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं दृश्य खाता अधिशेष। लेकिन अगर आयात ज्यादा हो निर्यात कम हो तो फिर वो दृश्य खाता घाटा। तो वही बात है, नेक्स्ट पॉइंट वही है। ये तो डेफिनेशन आ गई चालू खाता पूंजी खाता जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। असंतुलन, इसमें असंतुलन कब होगा, जब हम उतनी ही आय सृजित कर रहे हैं बाहर से जितना बाहर से इंडिया के अंदर सृजित हो रहा है तो संतुलन में है। लेकिन अगर हमारी आय ज्यादा हो रही है व्यय कम हो रहा है तो निश्चित रूप से अधिशेष की स्थिति है। लेकिन अगर व्यय ज्यादा हो रहा है आय कम है तो निश्चित रूप से घाटे की स्थिति है। अगर जैसे आप एग्जाम्पल समझो ना इस वाले पॉइंट को, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि इंडिया है, सिर्फ समझने के लिए ये इंडिया है। अब इंडिया ने निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का, मतलब हमने 100 रुपए का सामान दूसरे देश में बेच दिया, बाहर बेच दिया। और हमने आयात किया 80 रुपए का, मतलब हमें बाहर से 80 रुपए की चीजें खरीदनी पड़ी। तो निश्चित रूप से 100 में से 80 गए 20 रुपए, तो ये चालू खाता अधिशेष है। समझ रहे हो ना ये वाला पॉइंट। हाँ, इसका उल्टा हो गया तो फिर वो घाटे की स्थिति में चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि भुगतान संतुलन क्या होता है। डन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अगेन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।